अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान सीरीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 31 यानी कि लेक्चर नंबर 31 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, यानी तकसीम बंगाल 1905 से लेकर 1911 तक जो ये बड़ा मेजर इवेंट हुआ था। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन इसलिए आपके कोर्स में क्योंकि इसी दौरान असल मुसलमानों की उनकी एक सिंपल तरीके से अगर समझाऊँ तो उनकी औकात का पता चल गया था कि बड़े सगीर में मुसलमानों की क्या औकात रहेगी अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया। एक सिंपल से एक उस वक्त का दौर था और उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़े सगीर में मुसलमानों ने अपने अवामिल और अपनी ही चीज़ों को खोना शुरू कर दिया था। तो उसी बिहाफ पर ये एक अल्लाह का मौजज़ा हुआ था मुसलमानों के लिए बड़े सगीर में, और ये इसलिए मौजज़ा था, मिरेकल था कि उस वक्त हमारे मुसलमानों को ये एहसास हो गया था कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो फिर आगे भी कुछ नहीं होने वाला। तो हम इस आज टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि इससे पिछले वाले यानी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी वो की थी फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद, यानी कि जो एक पार्टी जो यहाँ पे बनी थी, जो बड़े सगीर की सबसे पहली पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम्स और ब्रिटेन्स तीनों मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन इस पार्टी में क्या हुआ और इसकी क्या मफाद बना, हमने इस लेक्चर में ये डिस्कस किया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल में जितने भी सवालात आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के तहत, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी तकसीम बंगाल के वो वजूहात बताएं और वो रीज़न्स बताएं जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं ने जो बड़ा रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद जो इसका अमल हुआ यानी कि इसके बाद क्या रिएक्शन आया, वो आपसे सवाल पूछा जाता है। तो अगर देखा जाए तो पार्टीशन ऑफ बंगाल बेटा 1905 में अगर मैं तारुफ बयान करना चाहूँ तो अगर आपने नोट करा हो कि बंगाल आज के हिसाब से एक बहुत बड़ा सूबा है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वह आज एक पूरा मुल्क बन के बैठा हुआ है। लेकिन उस वक्त के लिहाज से भी इंडिया में सबसे बड़ा सूबा और जो प्रोविंस कहलाया जा रहा था, जिसका चार्ज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरे का पूरा उठा रहा है और वो टूर कर रहा है उस प्रोविंसेस के हिसाब से। क्योंकि बेटा याद रखना है कि उड़ीसा उस वक्त जो था बहुत बड़ा, प्रेजेंट टाइम पे जो आज है, उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। और वो 3 हिस्सों में अगर देखा जाए तो एक उड़ीसा था, एक बंगाल था और एक सेंट्रल प्रोविंस था। अब वो उड़ीसा उस वक्त जो ज़बान बोली जा रही वो ओरिया की ज़बान बोली जा रही थी, लेकिन उड़ीसा ही कहलाती है। लेकिन गवर्नमेंट उस वक्त क्योंकि सेपरेट कर चुकी थी और सेपरेट कोर्ट्स और पब्लिक ऑफिस थे, क्योंकि 3 डिफरेंट पार्ट्स में प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, मद्रास और सीपी में डिवाइड करा हुआ था। और यही वो रीज़न था कि जिसकी वजह से ओरिया ज़बान का जो उस वक्त बहुत रुझान था वो बढ़ना शुरू हो गया था तकसीम बंगाल के वक्त। और तकसीम बंगाल के वक्त जो उस वक्त के जो लॉर्ड थे, जो विसरॉय थे, जो गवर्नर बनकर आए थे बंगाल के हिसाब से, वो थे लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन का एक सिंपल तरीके से अगर आप इसका मैं पूरा समराइज करूं तो क्या होगा बेटा कि अगर 1905 में देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल इंडिया में आए, उन्होंने बंगाल की प्रेसिडेंसी संभाली, एक क्योंकि बड़ा सूबा था और उसकी टोटल जो स्क्वायर फीट थी वो 189,000 थी और पॉपुलेशन उस वक्त के हिसाब से 60 करोड़ 80 लाख यानी कि 7 करोड़ 80 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और उसमें फिजिबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की है वो कुछ नहीं है, बहुत ही कम है, ह्यूज अमाउंट ऑफ है। और अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल उस वक्त की सीट के लिए कलकत्ता, और दूसरी बात एग्रियन इकोनॉमी जो बंगाल की थी सबसे ज़्यादा, वो कैपिटल्स में कलकत्ता के होते हुए मुसलमानों के अंडर में आ गई थी। अब मुसलमानों में अगर देखा जाए तो उस वक्त ये ड्यू शेयर जो था प्रोडक्शन का वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 57% यानी कि 7 करोड़ 80 लाख में से 57% जो नुमाइंदे थे वो ज़्यादातर मुसलमान थे। अब मुसलमानों का अगर देखा जाए तो उस वक्त जो बहुत बड़ा एक अलमिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने यह सोचा क्यों ना इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। अब यह मौजज़ा है, वो कैसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को ये एक ऐसी गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई शुरू की जो लोकल मुकामी हुकूमत में 2 हिस्सों में बांट दी गई। अब उस 2 हिस्सों में बांटने में मुसलमानों को ये तकसीम इतनी ज़बरदस्त एक चांस मिला सक्सेसफुल लाइफ में। क्यों? क्योंकि जो वो एग्रियन इकोनॉमी का जो पूरा सिस्टम था, वो डिवीजन जो तीनों के तीनों थे वो किसके हाथ में आ गए? मुसलमानों के। और उसमें अगर देखा जाए तो ढाका, चट्टागोंग और महसाम सिंह, ये जितने भी इलाके थे अस्साम के और सेलत के, तो अगर आपने अगर नोट करो अस्साम के वो इलाके जो ईस्टर्न बंगाल में ढाका के कैपिटल के रोज में आ रहे थे वो ज़्यादातर हिंदूज के हाथ में थे, लेकिन वो चले गए किसके हाथ में? मुसलमानों के। अब वो मुसलमान उसके हिसाब से वो फ़ायदा उठाना शुरू हो गए। अब सिर्फ उस वक्त के हिंदुओं को ये लगा कि जो अंग्रेज़ों ने उनके साथ किया वो एक एंटी हिंदू एक्ट है। अब एंटी
हिंदू एक्ट का क्या मतलब? अब इसमें वजूहत आती हैं। वो क्या वजूहत है बेटा? देखो सिंपल सी बात है कि उस वक्त हिंदू जो थे ना वो माशी और सियासी लिहाज से बहुत ही आगे थे बंगाल में, क्योंकि वो सारा जो इलाके थे वो हिंदुओं के अंडर में थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमानों की थी, और जितनी भी वेल्थ, लैंड्स, बिजनेसेस वगैरह थे वो हिंदूज के हाथ में थे। अब कलकत्ता, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त के हिसाब से हिंदुओं की शॉपकीपर, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। अब बंगाल डिवाइड हुआ तो हाथ में किसके आ गया? मुसलमानों के। अब वो जो सारा होल्ड था ईस्टर्न बंगाल का, जो मुस्लिम मेजॉरिटी की भी थी, वो भी कंट्रोल किस में आ गई? मुसलमानों के। तो यहाँ पर मुस्लिम्स जितने भी थे उन्होंने कलकत्ता को अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया, और हिंदूज जो वहाँ पे ज़्यादा थे वो कम होना शुरू हो गए। तो ये पूरा निज़ाम जो पूरा उलट हो गया, तो वो फिर सारा इल्ज़ाम किया बरतानिया पे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने ये किया, लेकिन हमारे लिए मुआवजा बन गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन वो मसला बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और बड़ा मसला जो इशू क्रिएट हो गया वो ये था कि यहाँ पर हिंदूज़ के जितने भी बच्चे थे वो अपनी एजुकेशन बड़ी आला तालीम पर हासिल कर रहे थे, लेकिन कलकत्ता क्योंकि एजुकेशन सेंटर था, लर्निंग का एक बड़ा हब था, तो हिंदूज़ के हाथ से जब पार्टीशन के बंगाल के बाद वो निकल गया, तब यहाँ पे हिंदुओं को भी बड़ा मसला शुरू हो गया। अब मसला ये शुरू हो गया कि तालीम हमारे बच्चे कहाँ हासिल करेंगे, लर्निंग कहाँ करेंगे। मुसलमानों को तो उस वक्त कोई शौक नहीं था, लेकिन मुसलमानों के अंडर में वो एजुकेशन सिस्टम आ गया। देखो समझना बेटा, एजुकेशन सिस्टम आ गया, तो एजुकेट जो वहाँ पे जो सबसे बड़ा बखेड़ा ही बना था वो इसी पे बना था, लेकिन हम लोग बताते हैं वो एग्रेन इकोनॉमी थी वगैरह वगैरह था, लेकिन असल मसला यहाँ पर आ गया। तो हिंदू मर्चेंट जो उस वक्त न्यूज़पेपर्स, लीडर्स वगैरह जो भी सबसे ज़्यादा अहम थे, तो वो अब जाहिर सी बात है रोना धोना शुरू हो गया था उनका रोना धोना एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ तो उनका मसला हो गया था। वीवी सेक्शन जो होता है ना मदरलैंड की, तो वही मसला हो जाता है। तो फिर वो ब्लो बंगाली नेशनलिटी को और यूनिटी को जो ख़त्म कर चुके थे वो उजागर होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली जो एंटी पार्टीशन एगिशन था वो मुसलमानों के लिए था, लेकिन वो बन गया हिंदुओं के लिए, वो उलट हो गया। अब वो उलट हो गया तो वही एंटी हिंदू एक्ट बन गया। अब देखो मैं ये बेटा हिंदू यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ उसूलन जो ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं वो कौन है? वो है कांग्रेस। वो असल में वो हिंदू नहीं जो नीचे तबके, उनका क्या, नीचे तबकों का क्या होगा? वहाँ पे क्लास सिस्टम इतना ज़्यादा किसी को इतना होश ही नहीं होगा। अब वो कांग्रेस जो है वो इतना ज़्यादा इसमें बखेड़ा खड़ा कर रही है क्योंकि उसको पता था कि हमारे हाथ से निकल गया पैसा, मोनोपोलाइजेशन पूरी निकल गई है। अब मोनोपोलाइजेशन अगर पूरी निकल गई है तो इसके हिसाब से अगर देखो तो जाहिर सी बात है अब बरतानिया के हाथ में एक ही चांस था कि कहीं ना कहीं उसको रिवर्सल किया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है? हिंदुओं की। जब हिंदू ही गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और वो भी साथ दे रहे हैं बरतानिया का, तो बाद में वो बगावत पर उतर आएंगे। तो इन्होंने क्या किया? रिवर्स किया, तकसीम बंगाल की तब्दीली कर दी 1911 में। अब 1911 में क्यों की बेटा? सिंपल रीज़न है। पहला क्या हो सकता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द हिंदू डिमांड, क्योंकि अनडू द पार्टीशन, वो तो पहले ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो दिखाएंगे मुसलमानों को, नीचे तबकों को कि हम तो करना नहीं चाह रहे, लेकिन हिंदू डिमांड कर रहे हैं कि नहीं आपने रीयूनिफाइड करना है बंगाल को, क्योंकि हमारे हाथ से वो सारा निज़ाम निकल गया जो आपने पहले हमारे हाथ में दिया हुआ था, सारा मुसलमानों के हाथ में चला गया। तो अंदाज़ा लगाओ। अब मुसलमान यहाँ पे जाहिर सी बात है शॉक्ड हो गए बहुत ज़्यादा, ये बोलते ना उनको झटका लग गया है भाई 12 दिसंबर 1911 को ये क्या बात कर दी उन्होंने। जो 4 टेस्ट जो था उस वक्त के हिसाब से सियासी डिमांड जो थी वो हिंदुओं की बढ़ना शुरू हो गई बरतानिया की तरफ, जबकि मुसलमानों को नीचे दिखाना शुरू कर दिया। और इसी वजह से मुसलमानों को ये कन्विंस हो गया, यानी कि उनको पता चल गया, उनको ये पूरा कंफर्म हो गया एक तरीके से बेटा कि कहीं ना कहीं एजुकेटेड मुसलमान जो थे उस वक्त के वो ये समझना शुरू हो गए कि अब यहाँ पे सियासी फोर्स यानी कि सियासी ताकतें और जिनकी हुकूमतें हैं वही यहाँ पे राज कायम कर सकती हैं, और कोई राज अपना कायम नहीं कर सकता, अपनी गुलामी से निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ बखेड़ा था नहीं, बखेड़ा बना दिया। भाई हिंदू करें या मुसलमान करें मिलके करें काम, बरतानिया तो कंट्रोल कर रहा है, चीज़ें तो हमारी हैं, चीज़ें हम लोग का यहाँ पे रुझान बन चुका था, 1000 साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं, वो सब भूल गए। क्योंकि यहाँ पे ये बेटा वही बात होती है ना, हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट है, ये भारत का जो कांग्रेस के दिमाग में बैठा हुआ था ना, भारत ये हिंदुस्तान है, ये मुसलमान या वो नहीं है, ये है ही नहीं, ये कंट्री नहीं है, सेकुलर कंट्री नहीं है ये, भाई ये है ही हिंदुज़म, हिंदुस्तान है। तो ये वो चीज़ें थी जिसके बिहाफ पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, बखेड़ा खड़ा हो रहा है। तो यानी कि हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसके असरात होंगे, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा होगा। जब इम्पैक्ट पड़ने का वक्त आया तो उसमें देखो क्या क्या हुआ बेटा। सबसे पहला मुसलमानों को ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ कहीं ना कहीं पार्टीशन जो उनकी तकसीम है वो एक मौजज़ा था, और वही जो हमारे साथ एक्सप्लॉइटेड हमें जो ख़त्म किया जा रहा था वो किस पे, माशी सियासी लिहाज से ख़त्म किया जा रहा था, वो हिंदूज़ ही कर रहे थे, वो रिलीफ ले रहे थे बरतानिया से, वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबको बढ़ा नहीं रहे। हिंदूज का मतलब यहाँ पर है कांग्रेस, और कांग्रेस ये चाह रही थी कि किसी तरह हम लोग पीछे रह जाएं, और यही बखेड़ा बनाने के लिए उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया 1867 में, जो सर अहमद खान ने पहले ही बताया हुआ था। ये हिंदू जो हैं वो अब ट्रिक्स कर रहे हैं, हमारे साथ क्या बोलूँ मैं अब बेटा, तो अच्छी बात भी नहीं होगी, कॉमन सेंस की बात है
कि अब उस वक्त क्या हो रहा होगा, और वहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त थे, वेल विशर्स थे हिंदूज में, वो ख़त्म हो रहा है, हमारे जहन से जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है टू नेशन थ्योरी का। अब वो हम लोग खुद ही स्ट्रेंथ कर रहे हैं, यानी कि हिंदूज वो खुद ही चाह रहे हैं कि अब टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आ ही जाए और सेपरेटिंग वेज हो जाए, दोनों के अलग अलग रास्ते हो जाए, हिंदूज और मुसलमान के। अब बिगन सही भाई शुरुआत हो गई। जब शुरुआत हुई तो मुसलमानों ने अपने सियासी प्लेटफॉर्म के लिहाज से अपनी पॉलिटिकल पार्टी एक बनाई, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई। और वही हमारी फीलिंग्स को समझना शुरू हुई। रीज़न यह था कि जो मुस्लिम लीग बनाई गई वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाई गई, वो आगे चल के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो गई। उसने हमने आपको बताया है कि हम लोग पूरे सब जो खत्ते में जितने भी हैं लोग, वो सब मुसलमान हैं और मुसलमानों के हिसाब से हम सबका साथ देंगे। ये सिंपल सी बात थी। और 1906 में ये बात हो चुकी थी शिमला डेपुटेशन में ही। और वो क्या बात थी कि किसी तरह मुसलमानों के अब हक को, उनकी जिम्मेदारियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, प्रोटेक्शन देंगे हम। अब यही वो असरात थे जो मुसलमानों पे पड़े इस इवेंट के बाद। और जब रिवर्ट हुआ, वापस लिया, तो उसके ऊपर और बड़े गहरे असरात हुए। अब वो गहरे असरात हमारे दिमागों में अब बैठ गए। अब वही बैठने के हिसाब से हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को तश्कील दिया, जिसका नाम आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब उसका किरदार क्या था और उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आज की क्लास में, आज के टॉपिक में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट करें। और आपको कोई चीज़ का पता हो, इल्म और रिसर्च की भी हो, तो वो भी मेरे साथ शेयर करें, कॉमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।